हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है क्लास 8 का। तो हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एग्रीकल्चर। आपने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर क्या होती है? जहाँ पे हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, उगाते हैं उनको, फ्रूट्स को उगाते हैं, वेजिटेबल्स को उगाते हैं, फ्लावर्स को, और लाइव स्टॉक को भी रेयरिंग करते हैं, मतलब पशुपालन करते हैं। तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर में ही आता है, उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आपका नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब आपको फैक्टर्स बताने हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता है एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कितना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि किसी एरिया को काट के वहाँ पे प्लॉट बना दिया जाता है, फिर वहाँ उस लैंड पे खेती की जाती है। कुछ टाइम के बाद जब वहाँ की फर्टिलाइजेशन बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उस ज़मीन की, तो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे पेड़ों को काट के वहाँ पे खेती की जाती है। तो इस तरह से इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इससे हमारे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है, हमारे वनों का कटाव बढ़ता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी हमारे वायुमंडल में और CO2 का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसका डिसएडवांटेज बता सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सी होती है? कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं, जिसमें कि एक ही सिंगल क्रॉप बोई जाती है, जैसे कि टी हुई, कॉफ़ी हुई, शुगर केन हुई, कैश्यू, रबड़, बनाना एंड कॉटन। तो इस तरह से ये हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होता है, हमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और कैपिटल भी, पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको लगाने के लिए। द प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्री। जो इससे जो प्रोड्यूस निकलता है उसको प्रोसेस करने के लिए या तो खेत के आसपास में ही फैक्ट्री लगाई जाती है, वहाँ से इसको प्रोसेस किया जाता है, या फार्म में ही कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। अभी फाइबर जो क्रॉप हैं वे आपने उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि जूट है आपका, ठीक है। तो जूट सबसे ज़्यादा आपका फाइबर है, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। कॉटन भी आपका एक फाइबर है, ठीक है। तो इस तरह से उसके लिए हमें अब ये बताइए कि हमें कौन सी कृषि योग्य ज़मीन चाहिए उसके लिए। तो एलुवियल शॉल कौन सी होती है? जो नदी अपने साथ बहा के लेके आती हैं, तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए। और वहाँ क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा होनी चाहिए। कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। तो देखो, कॉटन को क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए और सनशाइन आपकी ज़्यादा चाहिए, तो तभी उसका प्रॉपर ग्रोथ होता है। नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट आंसर। आपको भी करेक्ट आंसर टिक करना है। नंबर 1 देखते हैं, हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता था? आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये ऐसे लगाते हैं, तो इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ जो हमारी खाद्यान्न चीज़ें होती हैं वे लगाते हैं हम, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हमारे बागवानी टाइप के आते हैं, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। गोल्डन फाइबर आपको पता है, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्योंकि जब जूट को उतारा जाता है तो उसका कलर जो होता है वो गोल्डन की तरह दिखता है, थोड़ा हल्का हल्का, तो इसलिए उसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ब्राज़ील में लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफ़ी का है। ओके, नेक्स्ट आपको रीजन्स बताने हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। अभी आपको बताना है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है।
तो देखिए इसका आंसर, एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड एयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आया था कि एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर सेम इन्होंने दोबारा डिफाइन किया है, क्रॉप को ग्रो करना, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, और जो हमारे पशुधन होते हैं उनको रियर करना, उनका पालन पोषण करना। तो इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर होता है। इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी सिंस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से हम नेचुरल रिसोर्सेज ले लेते हैं, क्योंकि देखो जो गाय भैंसों से दूध लेते हैं और निकलता है उसको हम डायरेक्टली इनहेल करते हैं, पीते हैं उससे, और हमारे डे बाई डे यूज में लेके आते हैं। इन इंडिया ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डेराइव द एक्टिविटी फ्रॉम देयर एंसेस्टर। अब देखिए खेती क्या होती है, हमारे बड़े जिस घर में खेती करते हैं तो उसके छोटे बच्चे भी ऑटोमेटिकली भी खेती करने लग जाते हैं। तो हमारे एंसेस्टर से ही, हमारे मतलब जो पुराने होते थे उनसे ही हमें ये चीज़ें दान में मिली हैं। तो ये ऐसे ही चलती आ रही है। ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी इन जनरल, फार्मर्स प्रेफर एग्रीकल्चर सिंस दे रिक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, सो फील कंफर्टेबल विद इट। तो क्या आगे हमारे जो एंसेस्टर्स थे वे खेती कर रहे थे, तो उनको देख देख के हमारे जो नई जनरेशन आती है वो भी खेती में सेम ही रहती है, और हो सकता है उनके पास जो ज़्यादा स्किल हो तो वो अच्छी स्किल के साथ ज़्यादा भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि देखो हर एक जगह क्लाइमेट, हर एक जगह की टोपोग्राफी, हर एक जगह का एटमॉस्फेयर सेम नहीं है, वो हर एक जगह डिफरेंट है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हर एक रीजन में अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन द लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। ये क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस it may not be possible to grow a certain crop, so different crops are grown in different region। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंट क्रॉप को हम डिफरेंट रीजन्स में उगाते हैं। नेक्स्ट है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अभी आपको इनके बारे में जो डिफरेंस होता है वो बताना, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है आपकी, एक्टिविटी विच इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? जिससे हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वे कौन सी होती है? जैसे एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ और गैदरिंग हुआ। उससे क्या होता है, हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से अनाज लेते हैं, फिशिंग से फिश ले लेते हैं और उनको डेली यूज में लेके आ सकते हैं। सेकेंडरी में कौन सा होता है आपका, एक्टिविटीज़ which are concerned with the processing of natural resources are called secondary activity। इसमें क्या होता है कि जो पहले हमने पढ़ा हुआ कि ओर्स को निकालते हैं, उसके बाद उससे प्रोसेस करके हम मिनरल्स को और उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी। एग्जांपल है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन इंडस्ट्री, बेकिंग ब्रेड। अब देखिए आप क्या ब्रेड को डायरेक्ट उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, क्योंकि उससे पहले आपको गेहूं को उगाना पड़ेगा और उसके बाद उस पर प्रोसेस करके हम ब्रेड बनाते हैं। नेक्स्ट आपका, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जो हमारे जो नॉर्मल किसान होते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास बस वे, जिसको कि हम गुजर बसर की खेती बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वही होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग यूजेज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या लो लेवल की होती है और हाउस होल्ड लेबर को ही यूज़ करते हैं, और जो आउटपुट है वो भी स्मॉल होती है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, इन इंटेंसिव फार्मिंग ए फार्मर यूजेज सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर टू कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो इंटेंसिव को हम गहन कृषि भी बोलते हैं हिंदी में, और ये क्या होती है कि एक फार्मर छोटे एरिया प्लॉट पे ही कृषि करता है और वहाँ पे वो सिंपल टूल्स के साथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल ऑफ फार्मर्स इन द यूएसए एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड द इंटरनेट। आपने चैप्टर में एक्टिविटी की थी, इसके बारे में आपसे पूछा है कि उनके इंडिया के और जो भी यूएसए के फार्मर्स के बीच में, लाइफस्टाइल के बीच में क्या फ़र्क है।
तो उसका आंसर आपको लिखना है, जैसे कि द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन फार्मर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए फार्मर इन द यूएसए। जो हमारे इंडियन फार्मर्स का लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है यूएसए से। एन इंडियन फार्मर डज नॉट हैव मच लैंड वेयर द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर। जो हमारे इंडिया में फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत कम कृषि योग्य ज़मीन है, और यूएसए के जो फार्मर्स हैं उनके पास 250 हेक्टेयर तक की ज़मीन रहती है। एन इंडियन फार्मर लिव्स इन हिज हाउस बट एन अमेरिकन फार्मर लिव इन हिज फार्म। जो हमारे इंडियन फार्मर्स होते हैं वे अपने घर में रहते हैं, और जो अमेरिकन फार्मर होते हैं वे फार्म में अपने खेत में फार्म हाउस बना के वहीं पे रहते हैं। ए फार्मर इन इंडिया applies his own experience and advice of other farmers and elder regarding farming practices। जो इंडिया में फार्मर है वो क्या करता है, जो खुद के एक्सपीरियंस यूज़ करता है, और जो आपके साइड में जो फार्मर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके एडवाइस लेता है, और जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनके फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को हम यूज़ करते हैं। बट ए फार्मर इन यूएसए, लेकिन उसके विपरीत यूएसए का फार्मर क्या करता है, गेट्स हिज सॉइल टेस्टेड इन लेबोरेटरी। वो अपनी सॉइल को लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाता है टू एसेस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। तो उससे क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में उनका पता चल जाता है। एन इंडियन फार्म और न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, एन इंडियन फार्मर डज नॉट नो ऑफ एनी टेक्निकल एडवांसमेंट वेयर एज ए फार्मर इन द यूएसए हैज ए कंप्यूटर विच इज लिंक टू द सैटेलाइट। तो जैसे हमारे जो इंडियन फार्मर होते हैं उनके पास कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती, और वहीं पे यूएसए का जो फार्मर होता है उनके पास एक लैपटॉप रहता है जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, जो उनको सभी डाटा प्रोवाइड करवाता रहता है। इन कंपैरिजन टू एन इंडियन फार्मर एन अमेरिकन फार्मर इज मच मोर एडवांस्ड इन एवरी एस्पेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन फार्मर की अपेक्षा अमेरिकन फार्मर बहुत एडवांस हैं इस एस्पेक्ट को देखते हुए। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।